हेलो दोस्तों, 11th फिजिक्स की लेटेस्ट वीडियो में मैं राहुल सर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हमारी समतल में गति, द्विविमीय गति के अंदर का हमारा जो टॉपिक है वो है वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। तो दोस्तों इस वृत्तीय गति से जो संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। वृत्तीय गति से संबंधित जैसे हमारा यहाँ पर कोणीय वेग आएगा, क्या आएगा मेरे भाई? कोणीय वेग। तो ये हमारा कोणीय वेग भी आज कंप्लीट होगा। इसके अलावा कोणीय विस्थापन आएगा, तो ये हमारा कोणीय विस्थापन भी आज की वीडियो में जो है ना कंप्लीट हो जाएगा, कोणीय विस्थापन। इसके अलावा जो हमारा आवृत्ति है, क्या है? आवृत्ति, ये आवृत्ति भी कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा हमारा आवर्तकाल रहेगा, क्या रहेगा? आवर्तकाल। तो ये आवर्तकाल भी जो है ना हम आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और हो सकेगा तो कोणीय वेग और रेखीय वेग में जो संबंध होता है, जो भी एक इम्पोर्टेंट है, वो भी हम कंप्लीट करेंगे। तो इस वृत्तीय गति से संबंधित जो टॉपिक बनेंगे उन सभी टॉपिकों को दोस्तों आज की जो वीडियो है, इस आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बट सबसे पहले दोस्तों हमें वृत्तीय गति, इस सर्कुलर मोशन को जानना आवश्यक है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि ये वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन क्या होता है, ठीक है, जानो। तो दोस्तों आप वृत्तीय गति देखो, कोशिश किया करो कि जो आपका टॉपिक है उसके नाम से उसका मतलब निकाल पाओ। सबसे पहला आपका सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही है कि जो टॉपिक है उससे आप उसका मतलब निकाल पाओ। तो यहाँ पर बोला गया है वृत्तीय गति तो है, कोई दिक्कत नहीं है, ये गति तो है, बट एक कौन सी गति है? वृत्तीय गति। अब वृत्तीय गति मतलब व्रत में गति। वृत्तीय गति का मतलब क्या होता है? व्रत में गति। जो व्रत में गति होती है वही हमारी वृत्तीय गति होती है। अब वृत्तीय गति में क्या होता है, कैसे पिंड चलता है, तो हम उसको समझ लेते हैं। तो मेरे भाई मैं एक मान लेते हैं कि यहाँ पर ये जो है ना, ये एक आपका बिंदु है, ये आपका क्या है? कोई बिंदु है। तो यहाँ पर वृत्तीय गति में क्या होता है? जब कोई कण जैसे मान के चलो ये बिंदु है, ये जो बिंदु है और इस बिंदु से कुछ दूरी मान लेते हैं, ये दूरी क्या है? मान लेते हैं r है, क्या है? r है। तो यहाँ पर ये कोई पिंड है, क्या है? यहाँ पर ये कोई पिंड है। तो मेरे भाई क्या होता है, जब कोई पिंड, कोई भी पिंड हो सकता है, जब कोई पिंड किसी बिंदु से निश्चित दूरी पर, किसी बिंदु से कितनी दूरी पर? निश्चित दूरी पर, उसके चारों ओर, जैसे मान के चलो ये बिंदु है, तो इस बिंदु के क्या मेरे भाई? चारों ओर, इस बिंदु के क्या? चारों ओर नियत वेग से। कौन से वेग से मेरे भाई? नियत वेग से। मतलब वेग का मान जो है ना परिवर्तित नहीं होना चाहिए, वेग जो है ना समान होना चाहिए। जिस वेग से कण यहाँ से गति करेगा तो वो ये जो कण का जो वेग है ना प्रत्येक स्थान पर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो हम ऐसा ही कहेंगे कि जब कोई कण किसी अक्ष के चारों ओर या फिर किसी निश्चित बिंदु, जैसे हमारा ये निश्चित बिंदु है, इस निश्चित बिंदु के चारों ओर, इस निश्चित बिंदु के क्या होता है? चारों ओर नियत वेग से। कौन से वेग से? नियत वेग मतलब समान वेग से गति करता है। तो इस गति को हम कौन सी गति बोलते हैं? वृत्तीय गति बोलते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, जब कोई कण किसी बिंदु के चारों ओर, किसी बिंदु, जैसे हमारा बिंदु ये है, किसी बिंदु के चारों ओर नियत वेग से मतलब एक समान वेग से गति करता है, तो ये हमारी वृत्तीय गति कहलाती है। तो सीधी सी बात, वृत्तीय गति ये हमारा क्या बन गया मेरे भाई? क्या बन गया? ये हमारा व्रत ही बन गया ना। ये देख लो आप, व्रत ही बन गया। तो ये व्रत में गति हो रही है ना, तो व्रत में गति कौन सी गति कहलाती है? वृत्तीय गति कहलाती है। क्लियर है? तो ये टॉपिक आप समझ गए। अब आगे आपको इसमें टॉपिक में और भी चीज़ें हैं जिनको हमें क्लियर करना है। तो मान लेते हैं एक समय पे हमारा जो बिंदु है वो यहाँ पर है। वो कहाँ पर है? यहाँ पर है। लेकिन ऐसा तो नहीं है, जो पिंड है वो तो गति कर रहा है, ये जो पिंड है वो गति कर रहा है।
तो पिंड जो गति करेगा तो पिंड गति करता करता हो सकता है एक समय ऐसा आ जाए कि ये पिंड यहाँ पर आ जाए। तो अभी बिंदु ए पर है तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि पिंड जो है ना बिंदु बी पर पहुँच जाएगा। क्या पहुँच जाएगा? बी पर पहुँच जाएगा। तो जब बी पर पहुँच जाएगा तो इस पिंड ने यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाएगा पिंड, तो कुछ कोण कवर करेगा। देखो आप इस बिंदु को और इस बिंदु को, मतलब इस अक्ष को मान लो और इस अक्ष को मान लो, तो इन दोनों के मध्य क्या बन रहा है मेरे भाई? एक कोण बन रहा है। ये क्या बन रहा है? एक कोण बन रहा है। इस कोण को हम बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। अब ये थीटा क्यों बोलते हैं? तो दोस्तों ये जो कोण बना है, ये जो देखो बिंदु यहाँ से यहाँ गया है, कोण में देखो ये क्या है, यहाँ से जब यहाँ गया तो ये क्या है? एक विस्थापन है। पिंड जो है ना विस्थापित हुआ, पिंड ए से कहाँ तक पहुँच गया? पिंड बी तक पहुँच गया, तो ये विस्थापित हुआ। तो ये पिंड द्वारा जो विस्थापित हुआ है और विस्थापन में जो पिंड द्वारा कोण बनाया गया है वो आपका कोण कहलाता है कोणीय विस्थापन। तो ये जो है ना आपका विस्थापन हुआ है, ये कौन सा विस्थापन है? कोणीय विस्थापन। क्या है? कोणीय विस्थापन। अब ये कोणीय विस्थापन क्या है इस पर हम बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ से ये जो पिंड द्वारा ये जितना कोण बना है, ये कोण जो है ना वो कौन सा कोण कहलाता है? कोणीय विस्थापन। कौन सा कोण कहलाता है? कोणीय विस्थापन। बट पिंड यहाँ से इस अक्ष को, यहाँ से परिधि को अगर देखें तो यहाँ से पिंड यहाँ भी गया, और देखो यहाँ से जब पिंड यहाँ गया तो इतना कोण में परिवर्तन आया, इतना कोण में परिवर्तन आया, तो ये कोणीय विस्थापन कहलाता है। बट पिंड यहाँ से जब यहाँ गया तो ये जो आपकी दूरी है, ये जो दूरी है ना, ये आपका रेखीय विस्थापन होता है। कौन सा विस्थापन होता है मेरे भाई? रेखीय विस्थापन होता है। कौन सा विस्थापन? रेखीय विस्थापन। रेखीय विस्थापन। रेखीय विस्थापन। तो ये रेखीय विस्थापन तो हम जान चुके हैं, रेखीय विस्थापन जान चुके हैं। रेखीय विस्थापन हम पढ़ चुके हैं 1 में। क्या होता है रेखीय विस्थापन? तो जब कोई वस्तु, जब कोई पिंड या जब कोई वस्तु निश्चित दिशा में, जब कोई पिंड या कोई वस्तु निश्चित दिशा में कुछ दूरी तय करती है तो उस दूरी को हम क्या बोलते हैं? रेखीय विस्थापन। ठीक है, निश्चित दिशा में किसी पिंड द्वारा तय की गई दूरी, निश्चित दिशा में किसी पिंड द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? रेखीय विस्थापन कहलाता है। बट दोस्तों जब कोई जो वस्तु होती है, कोई पिंड होता है, कोण में किसी का विस्थापन होता है, कोण में विस्थापित होता है, तो वो कोणीय विस्थापित कहलाता है। जैसे मान के चलो प्रेजेंट में कोई वस्तु मेरे सामने है। क्या है? प्रेजेंट में कोई वस्तु मेरे सामने है यहाँ पर। अब ये वस्तु जैसे आपको दिख रही है, ये वस्तु जब आपकी विस्थापित होगी, जैसे मान के चलो यहाँ से विस्थापित होगी, तो विस्थापित होकर वस्तु यहाँ पहुँच जाएगी, तो फिर वस्तु को मुझे ऐसे नहीं, ऐसे देखना पड़ेगा, ऐसे देखना पड़ेगा। तो देखो ऐसे देख रहा था तो अलग कोण था, ऐसे देख रहा था तो अलग कोण है। ठीक है, तो ये कोण में क्या हुआ? विस्थापन हुआ, इसलिए इसको हम बोलते हैं कोणीय विस्थापन। बाकी इसको अलग से समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, ये जो आपका वृत्तीय गति है, आप समझ गए, वृत्त में गति वृत्तीय गति होती है। अब दोस्तों एक बात और समझना पड़ेगा, जो वृत्तीय गति होती है, कौन सी गति होती है? वृत्तीय गति। इस वृत्तीय गति में जो आपका वेग होता है वो तो नियत होता है, वेग होता है वो तो नियत होता है। बट अगर हम बात करें प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा अलग अलग होती है। जैसे मान के चलो अगर इस बिंदु पर हम दिशा की बात करें, इस बिंदु पर हम किसकी बात करें मेरे भाई? दिशा की बात करें, तो इस बिंदु पर इस कण की दिशा क्या है? ये है। देखो कण की दिशा जो होती है ना वो लंबवत होती है। क्या होती है? लंबवत। तो इसकी दिशा क्या हो गई? ये हो गई। तो मान लेते हैं यहाँ पर जो है ना वो क्या है? V1 है। और यहाँ पर अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। तो मान लेते हैं क्या है? V2 है। यहाँ का अगर बात करें तो इसकी दिशा ये हो जाएगी, है ना। यहाँ पर बात करें तो इसकी दिशा ये हो जाएगी। मतलब ये आपका मान लेते हैं V3 है और ये क्या है? V4 है। समझ पा रहे हो आपको कि नहीं समझ पा रहा? ठीक है, देखो हम ये कह रहे हैं कि जो वेग है वो तो समान है। जैसे मान के चलो कोई जो कण है हमारे पास, वो कण है मान लेते हैं 40 की स्पीड से चल रहा है। कितनी की स्पीड से चल रहा है? 40 की स्पीड से चल रहा है। 40 की स्पीड से चल रहा है। तो ये जो 40 की स्पीड है प्रत्येक जगह बराबर होगी, प्रत्येक जगह समान होगी, प्रत्येक जगह क्या होगी? समान होगी। बट जो वेग की दिशा है वो क्या होगी? परिवर्तित होगी। प्रत्येक जगह वेग की दिशा अलग होगी। जैसे यहाँ पर कण है तो इसकी दिशा, यहाँ इसकी दिशा क्या होगी? ये होगी। बोलो होगी। यहाँ पर है तो इसकी दिशा ये होगी, यहाँ पर है तो इसकी दिशा ये होगी।
प्रत्येक जगह जो है ना कण की दिशा क्या होगी, अलग अलग होगी, ये तो आप मानते ही हो, ठीक है ना। तो यहाँ से जब वेग में क्या होगा, परिवर्तन, मतलब वेग की दिशा में क्या होगा, परिवर्तन, तो हमारे पास क्या जाएगा, एक त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। ये त्वरण भी नियत होगा, ये त्वरण भी क्या होगा, नियत होगा। समझ पा रहे हो ना, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका क्या है, वृत्तीय गति। अब जो आपकी वृत्तीय गति है, वृत्तीय गति बना लेना, इसके बाद ये डायग्राम बना लेना। अब वृत्तीय गति में जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, हमारा कोणीय विस्थापन हुआ, रेखीय विस्थापन हुआ, इनको हम जानते हैं। तो जानते हैं, ये आपने नोट कर लिया ना सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो आपका कोणीय विस्थापन है, थोड़ा सा हम इस पे बात कर लेते हैं। पहले रेखीय विस्थापन तो आप जानते हो ना, रेखीय विस्थापन मतलब एक रेखा में विस्थापन, ठीक है। एक बार इसको भी समझा दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जब कोई कण एक निश्चित दिशा में, जब कोई कण एक निश्चित दिशा में कुछ दूरी तय करता है, जैसे मान के चलो कोई कण था, वो प्रारंभ में ए बिंदु पर था, कहाँ पर था, ए पर, और अब कुछ समय पश्चात कहाँ पर आ गया, ये बी पर आ गया। तो इस कण द्वारा एक निश्चित दिशा में क्या तय की गई, ये दूरी तय की गई, ये वाली दूरी तय की गई। तो ये आपका होता है रेखीय विस्थापन, जिसको हम किससे व्यक्त करते हैं, एस से व्यक्त करते हैं। तो ये हम जान चुके हैं, है ना, ये हम क्या जान चुके हैं, पहले ही हम पढ़ चुके हैं। जब कोई कण निश्चित दिशा में कुछ दूरी तय करता है, तो उस दूरी को हम क्या बोलते हैं, रेखीय विस्थापन, या फिर हमने साधारण नाम विस्थापन से पढ़ा था, इसको साधारण नाम विस्थापन से पढ़ा था, जो एक रेखीय विस्थापन था। बट अब हमें जानना जरूरी है किसको, कोणीय विस्थापन को। तो आइए हम जान लेते हैं कोणीय विस्थापन को, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, जिस प्रकार रेखीय गति में कण द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को रेखीय विस्थापन कहते हैं, उसी प्रकार वृत्तीय गति में, किसमें मेरे भाई, उसी प्रकार किसमें मेरे भाई, वृत्तीय गति में मेरे भाई, वृत्तीय गति में कण द्वारा तय किया गया कोण, कण द्वारा तय किया गया कोण, कण द्वारा तय किया गया कोण आपका कोणीय विस्थापन कहलाता है। जैसे एक एग्जाम्पल देखो, इसमें तो देख ही लेते हैं। जैसे मान के चलो, ये जो आपका कण है प्रारंभ में यहाँ पर था, यहाँ पर, तो यहाँ पर जब कण था, तो इस कण के द्वारा कोई भी कोण नहीं बनाया जा रहा था, कोई भी कोण नहीं बनाया जा रहा था, ठीक है। चलो दूसरे डायग्राम में समझते हैं। जैसे मान के चलो, ये हमारा एक वृत्त है, तो इसके अंदर कौन सी गति होगी, वृत्तीय गति, ये इसका केंद्र है, ये इसका केंद्र है। तो प्रारंभ में ये जो आपका कण था वो यहाँ पर था, प्रारंभ में कण था यहाँ पर था, तो इस कण के द्वारा कोई भी कोण नहीं बनाया जा रहा था, कोई भी कोण नहीं बनाया जा रहा था। बट ये कुछ समय पश्चात ये जो है ना कण यहाँ पर पहुँच गया, कहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये कण जो है ना पहुँच गया, तो इस बिंदु से, जो आपका मुख्य बिंदु है, जिस बिंदु के चारों ओर चल रहे हो, इस बिंदु से आपका कुछ कोण बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है, कुछ कोण बनाया जा रहा है। देखो प्रारंभ में इस कण के द्वारा कोई भी कोण नहीं बनाया जा रहा था, बताओ बनाया जा रहा है क्या, आप बताओ बन रहा है क्या कोण, यहाँ पर इस बिंदु और इस बिंदु के मध्य कोई कोण बन रहा है, तो आप कहोगे नहीं। लेकिन कुछ समय पश्चात वस्तु यहाँ पर पहुँच गई, पिंड यहाँ पर पहुँच गया, तो इस बिंदु और मतलब इस यहाँ और इसके मध्य कुछ कोण बनाया जा रहा है ना। तो ये जो आपका कोण होगा, यही आपका कोणीय विस्थापन होगा, यही आपका क्या होगा, कोणीय विस्थापन होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। तो उसी प्रकार वृत्तीय गति में कण द्वारा तय किया गया कोण कोणीय विस्थापन कहलाता है मेरे भाई। क्या कहलाता है, कोणीय विस्थापन कहलाता है। आई होप कि आप समझ पा रहे होगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके मेरे भाई। आगे कुछ कोणीय विस्थापन से संबंधित कुछ पॉइंट हैं, उनको जानना जरूरी है। इसे थीटा से व्यक्त करते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ना थीटा, इसे थीटा से व्यक्त करते हैं। ये जो कोणीय विस्थापन है, इसको हम थीटा से व्यक्त करते हैं। यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। ध्यान रखना कौन सी राशि है, कोणीय विस्थापन सदिश राशि है, क्योंकि इसमें हमें दिशा की जो है ना वो ज़रूरत पड़ती है। तो ये सदिश राशि, देखो रेखीय विस्थापन भी सदिश था और कोणीय विस्थापन भी क्या है, सदिश है। तो ये सदिश राशि है, ठीक है। अब जो कोणीय विस्थापन है, इसका
मात्रक, इसका मात्रक। देखो कोण जो है ना, इस कोण का मात्रक आप जानते हो, अगर नहीं जानते तो आप बिल्कुल जान लो। इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक रेडियन होता है। क्या होता है मेरे भाई? रेडियन। रेडियन जिसको हम आरडी से व्यक्त करते हैं, तो ध्यान रखना इसका मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। और इसका जो विमीय सूत्र है, वो विमीय सूत्र कुछ भी नहीं निकलता, क्योंकि कोणीय विस्थापन का जो विमीय सूत्र है वो नहीं निकलता। ठीक है, कोण में विस्थापन होता है, तो यहाँ से कोणीय विस्थापन का कोई मात्रक नहीं निकलता। तो यह एक ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे रेडियन है, रेडियन है। और यह एक विमाहीन राशि, विमाहीन राशि है। मतलब इसका कोई विमीय सूत्र नहीं होता, इसका कोई विमीय सूत्र नहीं निकलता, इसलिए हम इसे बोलते हैं विमाहीन राशि। तो समझ गए ना, कोणीय विस्थापन क्या होगा? वृत्तीय गति में किसी कण द्वारा तय किए गए कोण को कोणीय विस्थापन कहते हैं। एग्जाम्पल में हमने आपको बताया है, ये जो आपका इस कण द्वारा इतना कोण तय किया गया, तो ये हमारा क्या है? कोणीय विस्थापन। ये आप जो आपका ये डायग्राम बनाओ उसमें ये चीज़ मेंशन कर लेना। ठीक है, तो ये आपका कौन सा कोण विस्थापन है? कोणीय विस्थापन। ठीक है, तो ये थीटा से व्यक्त करते हैं, ये भी जान गए। ठीक है, यह एक सदिश राशि है, ये भी जान गए। इसका मात्रक रेडियन होता है, यह जान गए। यह एक विमाहीन राशि है। तो ये हम कोणीय विस्थापन के बारे में जितना जानना चाहते थे, आई होप कि आप पूरा समझ गए होंगे, कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की नहीं होगी। ठीक है ना, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों इसमें हमें एक चीज़ को और जानना जरूरी है। यहाँ पर एक हमें जो आपका कोणीय विस्थापन है, इसका सूत्र निकालना है। क्या निकालना है? इसका सूत्र। तो देख लेते हैं और इसका हम सूत्र भी निकाल लेते हैं और सूत्र भी जान लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। तो यहाँ पर जो हम क्या निकाल रहे हैं? कोणीय विस्थापन निकाल रहे हैं। कोणीय विस्थापन, तो कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन। तो जैसे कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है, तो उसी प्रकार दोस्तों हमारा जो कोणीय विस्थापन है, इस कोणीय विस्थापन बराबर भी होगा चाप बटे त्रिज्या। क्या होगा? चाप बटे त्रिज्या। चाप जानते हो क्या होता है? ये जो आपको दिख रहा है आर्क, ये जो दिख रहा है ना आपको आर्क, ये है चाप। ये जो है ना, ये क्या है? चाप है। ये क्या है? चाप। जो आर्क होता है ना, ये वाला चाप होता है। पिंड यहाँ से यहाँ गया, मतलब पिंड द्वारा इतना दूरी तय की गई, तो ये आपका चाप है। क्या है? चाप है। ठीक है, और ये जो है ना, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो चाप दिख रहा है, ये कौन सा विस्थापन है? रेखीय विस्थापन। ये एक विमीय में है, ये जो चीज़ है ना वो एक विमीय में है, इसलिए इसको हम कौन सा विस्थापन बोलते हैं? देखो एक विमीय में ही है ना, एक सीधी रेखा ही में तो चल रही है, तो एक विमीय है, तो जिसको हम रेखीय विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, रेखीय विस्थापन भी बोलते हैं। जो आपको दिख रहा है ना चाप, ये कौन सा विस्थापन है? रेखीय विस्थापन। तो यदि मान लेते हैं जो रेखीय विस्थापन है, देखो ये त्रिज्या मान लेते हैं आर है। क्या है? त्रिज्या आर। यहाँ से यहाँ गए तो त्रिज्या मिली, है ना, तो ये यहाँ से यहाँ जाने पर भी त्रिज्या मिली। ठीक है, तो मान लेते हैं यदि ये रेखीय विस्थापन क्या है? डेल आर है। क्या है? रेखीय विस्थापन आपका डेल आर है, जो चाप का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? चाप। और त्रिज्या हमने मान ली आर। क्या मान ली? आर। तो कोणीय विस्थापन, देखो कोणीय विस्थापन, कोण क्या होता है आपका? थीटा। कोण क्या होता है आपका? थीटा। तो कोणीय विस्थापन मतलब कोण में क्या होगा? परिवर्तन। देखो कोण हमारा क्या है? थीटा है, बट विस्थापन है तो मतलब कोण में क्या होगा? परिवर्तन होगा। जैसे मान के चलो, अगर हम प्रारंभ में, जैसे मान के चलो प्रारंभ में हम यहाँ पर थे तो कोई कोण नहीं बन रहा था, लेकिन यहाँ पहुँच चले गए तो कोण बनने लगा, मतलब कोण में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। तो कोणीय विस्थापन है, तो परिवर्तन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? डेल का। ठीक है, तो ये आ गया चाप। यहाँ पर यदि हम चाप की बात करें, किसकी बात करें? चाप। तो चाप हमारा क्या है? ए बी। और जो आपका क्या है? चाप हमारा क्या है? ए बी। तो ये हमारा ए बी और त्रिज्या हमारी क्या है? आर। क्या है? आर। तो यहाँ से ये डेल थीटा बराबर ए बी। ए बी हमारा चाप है और चाप क्या है हमारा? रेखीय विस्थापन। रेखा में विस्थापन है तो रेखीय विस्थापन, जिसकी वैल्यू क्या है? डेल आर है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया डेल आर और ये आपका क्या है? आर। ये आपका क्या हो गया मेरे भाई? आर आ गया। समझ गए ना? तो यदि मैं देखो, ये हमारा कोणीय विस्थापन का आ गया, सूत्र आ गया। ये कोणीय विस्थापन का क्या आ गया मेरे भाई? सूत्र आ गया, है ना। अब यदि मैं इस कोणीय विस्थापन से रेखीय विस्थापन निकालूँ, रेखीय विस्थापन क्या है? डेल आर। अगर रेखीय विस्थापन को निकालने की मैं यदि यहाँ से कोशिश करूँ तो डेल आर बराबर, इसको हम यहाँ ले जाएंगे तो ये हमारा डेल आर बराबर क्या हो जाएगा? आर। ये इधर पहुँच जाएगा इनटू डेल थीटा। डेल
थीटा। तो ये हम ऐसा भी कह सकते हैं कि रेखीय विस्थापन और कोणीय विस्थापन में संबंध भी है। तो रेखीय विस्थापन और कोणीय विस्थापन में संबंध क्या है, डेल आर बराबर आर इंटू डेल थीटा। आई होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना दोस्तों, तो ये हमने आपको सूत्र भी निकलवा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। इसको दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना है, वो स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकता है, बाकी इन चीज़ों को हम यहाँ से हटाते हैं। ठीक है, चलो। तो इसके बाद जो है ना दोस्तों, आप अगली हेडिंग डाल दीजिए कोणीय वेग। अब हम कोणीय वेग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि आपका जो कोणीय वेग होता है वो आपका क्या होता है, कोणीय वेग। ठीक है, इसमें ही हम हेडिंग बनाएंगे कोणीय वेग। कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ओके दोस्तों, वेग, कोणीय वेग को अभी बाद में बात करेंगे, पहले केवल वेग पे बात करो। तो वेग क्या होता है, वेग क्या होता है जानते हो ना, वेग क्या होता है? जिस पर देखो, वेग हमें कहाँ मिलता है, रेखीय गति में, एक विमीय गति। जैसे मान के चलो ये रेखीय गति है, इस रेखीय गति में आपको क्या मिलेगा, वेग मिलेगा। क्या मिलेगा, वेग मिलेगा, है ना। तो वेग, रेखीय जो वेग है इसको हमने पढ़ा चुके हैं। इसकी परिभाषा क्या है, तो इसकी परिभाषा है रेखीय गति में समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन। जो रेखीय गति है ना, ये रेखीय गति, इस रेखीय गति में समय के साथ, किसके साथ, समय मतलब टी के साथ जो विस्थापन में परिवर्तन है, किस में परिवर्तन है, विस्थापन। देखो, रेखीय गति में समय के साथ जो विस्थापन में परिवर्तन है, इस विस्थापन में परिवर्तन की जो दर है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। जानते हो ना, ठीक है, जानते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से रेखीय गति में समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन को वेग कहते हैं, उसी प्रकार वृत्तीय गति में, जो आपको दिख रही है ना ये वृत्तीय गति, उस वृत्तीय गति में समय के साथ, किसके साथ, समय के साथ जो आपका कोणीय विस्थापन है, इस कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर, कोणीय विस्थापन में क्या होगा, परिवर्तन की दर आपका कोणीय वेग कहलाएगा। समझ पा रहे हो? देखो, हमें पता है कोण में विस्थापन होगा, हमें पता है कोण में विस्थापन होगा, निश्चित बात है कि कोण में विस्थापन होगा, क्योंकि प्रारंभ में यहाँ पर थी वस्तु, तो यहाँ पर कोई भी कोण नहीं बन रहा, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ गई और फिर यहाँ आ गई, है ना। उसी प्रकार जैसे प्रारंभ में वस्तु यहाँ थी, फिर वस्तु धीरे धीरे यहाँ आई तो कोण में परिवर्तन हुआ, यहाँ आई तो फिर कोण में परिवर्तन हुआ, यहाँ आई तो फिर कोण में परिवर्तन हुआ, यहाँ आई तो कोण में परिवर्तन हुआ, यहाँ आई तो कोण में परिवर्तन हुआ, यहाँ आई तो कोण में परिवर्तन हुआ, इस टाइप से। तो कोण में जो परिवर्तन है, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन है, वही आपका कहलाएगा कोणीय वेग। ठीक है ना, तो ध्यान रखोगे, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन को कोणीय वेग कहते हैं। क्लियर हो चुका है? अब आगे बात ये है कि जो कोणीय वेग है इसको हम व्यक्त किससे करते हैं, तो हम आपको बता दें, जिस प्रकार से रेखीय वेग आपका सदिश राशि था, उसी प्रकार से ये भी आपका एक सदिश राशि है। क्या है, एक सदिश राशि है। तो यहाँ पर आप एक लाइन लिख लेंगे, इसे ओमेगा, ये आपका ओमेगा होता है, छोटा वाला डब्लू। देखो, बड़ा डब्लू जो है ना, बड़ा डब्लू जो है ना वो इस टाइप से बनता है, बट हमें छोटा डब्लू बनाना है, छोटा ए वाला। तो ये हमारा क्या है, ओमेगा। क्या है, ओमेगा, ओमेगा। तो इसे ओमेगा से व्यक्त करते हैं, ओमेगा से व्यक्त करते हैं। यह एक सदिश राशि, सदिश राशि है। यह एक कौन सी राशि है, सदिश राशि। ठीक है, चलो, ये तो हो गया, सदिश राशि है, इसे ओमेगा से व्यक्त करते हैं। अब मात्रक और विमीय सूत्र बटे, बट उससे पहले हमें सूत्र की जरूरत पड़ेगी। तो सूत्र होता है इसका कोणीय वेग, कोणीय वेग। तो हमें पता है कोणीय वेग क्या है, समय के साथ कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। तो इसका जो सूत्र बनेगा, कोणीय वेग बराबर क्या बन जाएगा, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन वटे समय अंतराल, समय अंतराल, समय अंतराल। ठीक है ना। तो कोणीय वेग, एक सेकंड, जो कोणीय वेग है इसको हम किससे व्यक्त कर रहे हैं मेरे भाई, इसके बाद हम यहाँ आ जाएंगे, कोणीय जो आपका यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे। तो कोणीय वेग को हम किससे व्यक्त कर रहे हैं, ओमेगा से। ये हमारा ओमेगा। और कोणीय विस्थापन क्या है, देखो कोण क्या है हमारा, थीटा।
अब विस्थापन मतलब परिवर्तन, तो इसमें हम क्या लगा देंगे, डेल। तो कोणीय विस्थापन डेल थीटा और समय अंतराल क्या होता है आपका, डेल टी। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, डेल थीटा अपॉन डेल टी। डेल थीटा अपॉन क्या आ जाएगा, डेल टी। तो ये आ जाएगा। क्लियर है। अब हमें निकालना क्या है, हमें अभी निकालना है दोस्तों, हमें अभी निकालना है इसका मात्रक और विमीय सूत्र। मात्रक और इसका विमीय सूत्र निकालना है। तो अगर हम दोस्तों इसके मात्रक की बात करें, किसकी बात करें, मात्रक की, तो देखो यहाँ पे मात्रक निकालते हैं। मात्रक, तो कोण का मात्रक क्या होता है, तो कोण का मात्रक होता है रेडियन। क्या होता है मेरे भाई, रेडियन। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। क्या होता है, सेकंड। तो इसका मात्रक हो गया रेडियन पर सेकंड। इसका मात्रक क्या हो गया, रेडियन पर सेकंड। क्लियर हो, रेडियन पर सेकंड हो गया। अब बात आती है विमीय सूत्र की। विमीय सूत्र की, तो विमीय सूत्र की जरूरत, लिए भी सूत्र की ज़रूरत, तो इसका तो कोई विमीय सूत्र होता नहीं है। जो डेल थीटा है इसका कोई विमीय सूत्र नहीं होता। बोलो होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता। बट इसका होता है, तो इसको आप एक लिख दो, कुछ नहीं होता। तो मान लो विमाहीन है, तो विमाहीन के लिए आप जीरो भी दे सकते हैं। विमाहीन के लिए आप क्या दे सकते हैं, जीरो भी दे सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इसका कोई विमीय सूत्र नहीं होता, इसका विमीय सूत्र होता है, केवल टी का होता है। टी सेकेंड है ना, टी क्या है, समय है, और समय का विमीय सूत्र होता है। तो ये हो जाएगा अपॉन टी। अपॉन क्या हो जाएगा, टी। जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, टी इनवर्स। क्या बन जाएगा मेरे भाई, टी इनवर्स बन जाएगा। बोलो बन जाएगा। अब अगर हम तीनों रूप में लिखें, अगर हम एम एल टी के रूप में लिखें, तो एम तो हमारा है नहीं, एल हमारा है नहीं, केवल टी है। तो ये आपका बन गया टी। तो ये आपका क्या बन गया, विमीय सूत्र बन गया। क्लियर हो गया। तो समझ पा रहे हो ना, है, समझ पा रहे हो। समय के साथ कोणीय विस्थापन की जो दर है, इसे हम क्या बोलते हैं, समय के साथ कोणीय विस्थापन की दर को हम क्या बोलते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। और कोणीय वेग का ओमेगा से व्यक्त करते हैं। इसका सदिश राशि है, सूत्र बन गया, मात्रक बन गया, विमीय सूत्र बन गया। अब हम दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अब हमारे कुछ टॉपिक हैं जो आवर्तकाल, जी क्या बोलते हैं इसको, हम आवर्तकाल बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं मेरे भाई, टाइम पीरियड। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। तो ये आवर्तकाल या टाइम पीरियड जो है ना, वो क्या होता है वो समझ लेते हैं। जैसे हमें पता है जो यहाँ पर एक ये पिंड है, और ये पिंड जो है ना वृत्त के चारों ओर गति कर रहा है, जिसे हम वृत्तीय गति बोलेंगे। ठीक है। तो ये जो आपको पिंड दिख रहा है, ये जो आपको पिंड दिख रहा है, किसी पिंड द्वारा वृत्तीय गति करते, किसी पिंड द्वारा वृत्तीय गति करते समय, किसी पिंड द्वारा, जैसे ये पिंड है, हमें पता है वृत्तीय गति कर रहा है, तो इस पिंड द्वारा वृत्तीय गति करते समय इस पिंड द्वारा इस एक चक्कर, एक वृत्तीय गति, इस वृत्त का एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में इस पिंड को जितना समय लगेगा, वृत्तीय गति करते हुए पिंड द्वारा इस पिंड को एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगेगा, वो ही समय कहलाएगा हमारा आवर्तकाल। क्या कहलाएगा, आवर्तकाल। तो वृत्तीय गति करते हुए कण द्वारा या पिंड द्वारा एक चक्कर लगाने में, कितना, एक चक्कर लगाने में लगा समय, एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है, लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। इस आवर्तकाल को हम कैपिटल टी से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, टी से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक सेकंड होता है। क्या होता है, सेकंड, क्योंकि आवर्तकाल एक समय होता है और समय का मात्रक सेकंड, तो इसका मात्रक सेकंड होता है। क्लियर हो चुका है। अब बात आती है सूत्र की। तो यदि कण द्वारा एक चक्कर पूर्ण करने में 2π कोण लगता है, बिल्कुल सही। देखो ये जो एक चक्कर, देखो वृत्त का जो एक सर्कल होता है वो कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। और हम जानते हैं पाई बराबर कितना होता है, 180 होता है। पाई बराबर 180, तो 2π बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणित 180 मतलब 360। 360 मतलब 360 को हम 2π लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो वही लिखा है, यदि कण द्वारा एक चक्कर पूर्ण करने में 2π कोण लगता है। कितना लगता है, 2π कोण लगता है। और जो वेग है, क्या है वेग, वो क्या है, ओमेगा है। ओमेगा, कोणीय वेग ओमेगा होता है। तो जो आपका आवर्तकाल है, इस आवर्तकाल का सूत्र बनता है T बराबर 2π अपॉन ओमेगा। क्योंकि ये जो आपका कोण है किसी ना किसी वेग द्वारा तय किया जाएगा कि नहीं। तो ये आपका आवर्तकाल है, इसका सूत्र क्या बनता है, 2π अपॉन ओमेगा। तो यहाँ से दोस्तों यदि हम ओमेगा के सूत्र को निकालने की बात करें, तो ओमेगा को यहाँ ले जाएंगे और इसको यहाँ ले जाएंगे, तो ओमेगा हमारा, ओमेगा बराबर क्या बन जाएगा,
2π/t, 2π/t। तो समझ गए ना, किसी कण द्वारा वृत्तीय गति करने में, एक चक्कर पूरा लगाने में जितना समय लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, आवर्तकाल बोलते हैं। आई होप कि ये जो आवर्तकाल है, आवर्तकाल आप भी समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम दोस्तों अगले टॉपिक पे बात करते हैं, जो है हमारा आवृत्ति। दोस्तों आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों हमें पता है ये जो कण है, ये जो कण है वृत्त के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, बिल्कुल लगा रहा है, कोई निश्चित बात है, कोई अलग बात नहीं है। ये जो कण वृत्त के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, समझ पा रहे हो ना। तो 1 सेकंड में कण द्वारा, ये जो आपका कण है, इस कण द्वारा 1 सेकंड में इस वृत्त के कितने चक्कर लगाए जा रहे हैं, इस कण द्वारा 1 सेकंड में इस वृत्त के कितने चक्कर लगाए जा रहे हैं, यही जो है ना हमारी जो क्या होगी, आवृत्ति होगी। दोस्तों एक बात बता देते हैं, जो आपको मैं थोड़ा सा बताना भूल गया था, जो वृत्तीय गति है, इस वृत्तीय गति के उदाहरण के बारे में अगर मैं बात करूं, जैसे आपका जो साइकिल का पहिया, साइकिल का पहिया या जो मोटरसाइकिल का जो पहिया वो गति करता है ना, साइकिल का पहिया या जो मोटरसाइकिल का जो पहिया गति करता है, ये वृत्तीय गति होती है। कौन सी गति होती है, वृत्तीय गति होती है। समझ पा रहे हैं ना, साइकिल के पहिए की गति या मोटरसाइकिल के पहिए की गति, ये वृत्तीय गति होती है। इसके अलावा जो अपना जो होता है ना सूर्य, अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, अपनी कक्षा देखो आपको पता है सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं, ग्रह। तो और हमें पता है ग्रह हमारा पृथ्वी भी है, तो पृथ्वी भी क्या होता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। बोलो लगाता है कि नहीं, ठीक है ना, बिल्कुल लगाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की जो गति है ना, या सूर्य के चारों ओर किसकी गति, पृथ्वी की गति, ये भी हमारी कौन सी गति है, वृत्तीय गति है। इसके अलावा नाभिक के चारों ओर, आपको पता है नाभिक के चारों ओर, देखो आप ये बहुत अच्छे से जानते हो कि जो आपका परमाणु होता है वो गोलाकार होता है और इसके केंद्र में क्या होता है, एक नाभिक होता है। और इस नाभिक के चारों ओर दोस्तों क्या होती हैं, कक्षाएं होती हैं। क्या होती हैं, कक्षाएं। और इन कक्षाओं में कौन गति करता है, इलेक्ट्रॉन गति करता है। तो इलेक्ट्रॉन की नाभिक के चारों ओर गति, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति, ये भी वृत्तीय गति है। इस प्रकार जो है ना पंखे की गति, जो पंखा जो होता है ना, पंखा एक देखो, पंखे की जो बीच में क्या होती है, मोटर होती है। क्या होती है बीच में, मोटर। और इस प्रकार से जो है ना 3 पंखियाँ लगी होती हैं ना, 3 पंखियाँ इस टाइप की, 3 पंखियाँ लगी होती हैं। एक सेकंड, इस टाइप की जो पंखा होता है, इस पंखे में इस प्रकार की 3 पंखियाँ लगी होती हैं। और जो पंखे की जो पंखियाँ होती हैं वो इसके राउंड, जो मोटर होती है उसके राउंड ही घूमता है। तो ये भी हमारी कौन सी गति है, वृत्तीय गति है। समझ पा रहे हो ना, है ना। तो इस प्रकार से मोटरसाइकिल के पहिए की गति, साइकिल के पहिए की गति, ये जो आपकी कौन सी गति है, कौन सी गति है मेरे भाई, वृत्तीय गति है। उदाहरण मैं आपको पहले नहीं बता पाया था, बट अब मैंने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐड कर लेना, ठीक है। तो ये कण जब गति कर रहा है तो चक्कर भी लगाएगा। तो इस पिंड द्वारा 1 सेकंड में वृत्त के कितने चक्कर लगाए जा रहे हैं, उनकी जो संख्या होगी वो आवृत्ति होगी। समझ पा रहे हो। तो 1 सेकंड में कण द्वारा वृत्त के लगाए गए चक्रों की संख्या को हम क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। इसको हम स्मॉल n से व्यक्त करते हैं, क्योंकि ये संख्या है, संख्या को n से व्यक्त करते हैं, ठीक है। इसका मात्रक सेकंड इनवर्स होता है। क्या होता है, सेकंड इनवर्स। यदि आवर्तकाल हम t मान लें, क्या मान लें, t मान लें, तो जो आपका आवृत्ति का जो सूत्र बनता है वो बनता है n बराबर 1/t। ध्यान रखना, n बराबर 1/t। बट दोस्तों यहाँ पर हम जान सकते हैं कि जो t है, इस t बराबर क्या होता है, 2π/ω होता है। जानते हो ना, जानते हो। तो यदि मैं t की जगह ये वैल्यू पुट कर दूँ तो n बराबर 1 क्या हो जाएगा, 2π/ω। 2π/ω। कोई दिक्कत है क्या मेरे भाई, कोई दिक्कत है क्या मेरे भाई, नहीं। अब आपको पता है मेरे भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला कहाँ जाता है, ऊपर। तो जब ये यहाँ पहुँच जाएगा तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, तो ये हमारा n बराबर क्या बन जाएगा, W/2π, W/2π। तो यहाँ से यदि मैं ओमेगा की वैल्यू निकालूँ, ओमेगा की, तो इसको मैं इधर ले जाऊँगा। तो n, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो आपका ओमेगा है, ये ओमेगा है, इसका सूत्र क्या बन जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा तो 2π और ये n। तो ये ओमेगा का एक सूत्र ये भी बन गया, ओमेगा का एक सूत्र ये भी बन गया। समझ पाए हो ना, कोई दिक्कत है। तो दोस्तों हमने जो आज पढ़ा है वृत्तीय गति, इस वृत्तीय गति से जितने भी टॉपिक रिलेटेड हैं उन सभी टॉपिकों को हमने आज कवर किया है, सभी टॉपिकों को हमने कवर कर लिया।
तो आई होप कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने आपको समझाया ही कुछ इस टाइप से कि आप पूरा सब कुछ समझ पाओ। तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, है ना। मैंने पूरी वीडियो में आपसे नहीं बोला कि चैनल को सब्सक्राइब करो, बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं किया। तो अब वीडियो को आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।